यही तो जयवीर जी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने बात करना शुरू किया, फिर मैं कह रहा हूँ कि बनारस, मथुरा, अयोध्या, इसके लिए लोग धार्मिक पर्यटन का ही एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से लोग जयपुर जाते हैं, जिस तरीके से लोग गोवा जाते हैं या दूसरे राज्यों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाएं, उसको लेकर कभी प्रायोरिटी में रहता है लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कि कैसे उत्तर प्रदेश को? वही आ रहा हूँ। धार्मिक पे चूंकि उधर आप लोग खुद ही महसूस किए कि धार्मिक पर्यटन की तो अपार संभावना उत्तर में है ही है। जी जी। लेकिन उससे हटके आप बात सुनना चाह रहे हैं, तो हम लोगों का इको टूरिज्म बोर्ड पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हमने बनाने का काम किया है, जिसमें हम लोग सब पर्यटन, परिवहन, वन विभाग, सिंचाई, विभिन्न विभागों का समायोजन करते हुए बना है, जहां हमारी प्रकृति के साथ जुड़ने की संभावना है, जहां अन्य अन्य तरीके एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है। पुराने हमारे बुंदेलखंड के तमाम किले हैं जो राजस्थान की तर्ज पर, उनको हम लोग डेवलप करके, संरक्षित करके, जो बम्बई के लोग या बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो पार्टियां या शादी समारोह या अन्य अन्य कार्यक्रम राजस्थान में जाके होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में किस तरह आयोजित हों? आप भी बताइए, जैसे आपने बुंदेलखंड का नाम लिया, मुझे याद आ गया कलिंजर का किला है, वैसा किला शायद वैसा वास्तु अगर पूरे देश में आप जाएंगे तो बिरला ही मिलेगा। लेकिन उस दिशा में वहां जाने के लिए आज भी, मैं आपको अभी 6 महीने पहले की बात बताऊं, वहां भी जाने के लिए अभी भी रोड पे आपको मतलब आप 30-40 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी चला लें तो बड़ी बात होगी। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, पूरा सर्किट बन गया। केंद्र और प्रदेश सरकार जब बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, वहां पर तो बात हो रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपके विभाग से जुड़ा हुआ पर्यटन पर पूरी तरीके से फोकस, कोई ऐसा मास्टर प्लान जिसको लेकर आपकी कभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनके साथ में बात हुई और ऐसा कोई प्लान हुआ हो? क्योंकि बनारस में तो खुद प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या में लगातार मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपका सारा बुंदेलखंड के उन क्षेत्रों की है जो पिछड़े हैं। जी बिल्कुल। जिनकी कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि अभी आपको संज्ञान शायद नहीं है, पिछले साल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मार्थ कार्य विभाग के माध्यम से जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, या जिन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सबको बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के लिए 1000 करोड़ रुपया अकेले पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत करने का काम किया। सारे प्रस्ताव पर्यटन और धर्मार्थ कार्य से उन सब डेस्टिनेशन के हुए हैं, वहाँ काम चल रहा है। उनकी सबकी सूरत और सीरत और कनेक्टिविटी आपको बदली हुई नजर आएगी। अच्छा, हम कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आकर्षित कर रहे हैं PPP के माध्यम से प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके माध्यम से जो पुराने किले हैं उनको दे करके एक बिल्कुल 5 स्टार टाइप में डेवलप करने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था की है। और बहुत सारे किले, लखनऊ की कई प्रॉपर्टी PPP में हम दिए हैं, बुंदेलखंड की कई प्रॉपर्टी हम दिए हैं। आपको अगले 2-3 साल में धरातल पर उतरा हुआ नजर आएगा कि जो सुविधाएं, जो संसाधन राजस्थान के हैं, उसी तर्ज पर पुराने किले, पुरानी हवेलियां, उनका प्रयोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हम करने का काम करेंगे। ये अच्छी बात है जयवीर जी, मतलब सकारात्मक संदेश आप दे रहे हैं, संकेत भी अच्छे हैं। लेकिन एक बात, आप लोग भूले से अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, लेकिन कभी ताजमहल का नाम मुंह पर नहीं लेते हैं, फतेहपुर सीकरी का नाम मुंह पर नहीं लेते हैं। आखिर ऐसा क्या? मतलब वहां पर भी लोग आते ही हैं, अंग्रेज तो बहुत आते हैं, अभी डॉलर तो वहीं से आ रहे हैं, यूरो तो वहीं से आ रहे हैं। आगरा आप कब से नहीं गए? कब से आगरा नहीं गए? मैं तो जाता ही रहता हूँ। रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। शिवाजी म्यूजियम कहाँ बन रहा है? जी, शिवाजी म्यूजियम आगरा का, जिसकी लागत सैकड़ों करोड़ रुपया है, अंतिम चरण में है, कहाँ बन रहा है? नहीं, मैं भी तो मैंने कहा कि आप दूसरा ताजमहल के कैंपस में। जी, ताजमहल के कैंपस में, देश का सबसे बड़ा म्यूजियम। आप ये भी देखे होंगे कि आगरा का फोर्ट, जिसमें कभी धूल और मिट्टी मिलती थी, आज वहां शाम को आपको पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत होता हुआ ASI के माध्यम से आपको दिखाई पड़ता होगा, जिसमें आगरा किले की और शिवाजी महाराज की भूमिका, जब वो बंदी रहे थे, उस सब का इतिहास, सैकड़ों लोग वहां पर डे जाकर के उसका आनंद ले रहे हैं। लाइट एंड साउंड के माध्यम से भारत सरकार की अनुमति से वह संचालित हो रहा है। बहुत जल्दी उसकी हमारी स्वीकृति हो गई है। फतेहपुर सीकरी का जो किला है, उस पर भी लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम शुरू होने वाला है इसी महीने। तो हम आगरा
को पीछे नहीं छोड़ेंगे। आगरा हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान बटेश्वर, आगरा में आप हैं तो बेहतर पता होगा कि यमुना जी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बही हैं, जी, पूर्व देखिए बही। एक ही स्थान हिंदुस्तान जी, में पूर्व है बही नहीं बही। जहाँ 5 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम उल्टी बही 101 मंदिरों को स्पर्श करती हुई पुनः पूर्व की ओर गई हैं। वो 101 मंदिरों का शिवालय बटेश्वर, जैन तीर्थ स्थान सौरीपुर, सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बटेश्वर, तीनों को डेवलपमेंट के लिए लगभग 250 करोड़ से ऊपर रुपया डेवलपमेंट के कर बटेश्वर में चल रहा है। ये आगरा का डेवलपमेंट जी। है। और यही नहीं, आप अब बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत जल्दी, कि जब दिल्ली से आप लखनऊ आएंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे जी। अटल जी की देश की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के साथ एक ऐसा सेंटर जो एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा। जो भी व्यक्ति दिल्ली से चलेगा, लखनऊ चलेगा, उसके लिए स्टॉपेज पॉइंट होगा, पिकनिक पॉइंट होगा, सेल्फी पॉइंट होगा। वो डेस्टिनेशन बनने जा रहा है अटल जी के जन्म स्थान पर एक्सप्रेस वे के किनारे। काम शुरू हो गया है। पहली किस्त के रूप में 24 करोड़ रुपए हम अभी दिए हैं, बाकी रुपये और जा रहा है। देश की सबसे बड़ी प्रतिमा अटल जी के मूल गांव बटेश्वर पे, यमुना जी के किनारे, उसी सीध पे। जी। तो ये आगरा ही का तो है, नहीं, मैंने तो आगरा के लिए तो है। नहीं, मैंने आगरा की बात नहीं, मैंने कहा कि कुछ नाम आप लेने में ताजमहल हम थोड़ा लोगों का एक आइकॉन है, सम्मान करते हैं, आते हैं लोग, लेकिन आगरा में ताजमहल के साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि आगरा का डेवलपमेंट हर तरीके से हो, महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो। हम ये सही है कि देखिए हम अपने ताजमहल को उससे नहीं जोड़ते, लेकिन ये भी सही है कि हम महिमा मंडन आक्रांताओं का नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपराओं का और भारतीय आदर्शों का सम्मान होगा। उस संस्कृति का सम्मान होगा जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दिया। उस सनातन का प्रचार और प्रसार करेंगे जिसने एक वर्ग विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं, जिसने हमेशा मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना के साथ विश्व को संदेश दिया है। ऐसी भावना का संदेश करना हमारी सरकार का, हमारा दायित्व है, उसको पूरा करना है। चलिए, मैं यही बात कहना भी चाह रहा था और मुझे लगता है कि आपने वही बात यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से साबित भी कर दी कि ठीक है, उसके साथ में आप सर्किट में। लेकिन अब थोड़ा सवाल में थोड़ा आंकड़ों पर आता हूँ। अगर आंकड़ों की बात करें तो आपका क्या आकलन है कि आप पर्यटन इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, ऐसा कोई मास्टर प्लान, ऐसा कुछ आपने तैयार किया है? देखिए, पर्यटन बहुत व्यापक क्षेत्र है। एक पर्यटक आता है तो जहां से चलेगा, जहां से यात्रा शुरू करेगा, टैक्सी वाले को पैसा देगा, फिर जिस एयरलाइन से जाएगा, जिस बस से जाएगा, जहाँ से उसको पैसे देगा, वहाँ से नाश्ता पानी, रेस्टोरेंट, चपरासी, अन्य अन्य जगह जहाँ रुकेगा उस होटल का से लेकर के जहाँ जाएगा, जिस मंदिर पर दर्शन करने तो पुजारी जी को भी देगा, फूल माला वालों को भी देगा। 50 जगह वो अपना एक जितना भी उसका कैलकुलेटेड खर्चे की बजट रहता है उसके मुताबिक खर्च करने का काम करता है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर पर्यटन के माध्यम से होता है, इन्वेस्टमेंट होता है वो। मैं समझता हूँ कि जितने पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी उसी गुणात्मक रूप से आगे पर्यटन के क्षेत्र को लेके हम जाएंगे। आपको ये भी याद होगा, इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता। महाकुंभ का आयोजन, हम सब भाग्यशाली है कि हम लोगों के जीवन काल में 12 वर्षों में एक कुंभ आता है, 12 कुंभों के बाद महाकुंभ आता है। 144 साल शायद कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवन काल में महाकुंभ का अवसर 2025 में आया। देश और दुनिया में भारत और चाइना को छोड़ दें तो किसी देश की आबादी नहीं है। 66.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था, श्रद्धा, पुण्य की डुबकी एक निश्चित समयावधि 45 दिन के अंदर लगा करके न सिर्फ अपने को धन्य कर लिया, बल्कि पूरे दुनिया में प्रदेश, उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को और इकोनॉमी को नई ताकत देने का काम किया। पूरी ब्रांडिंग पूरे विश्व में अगर होनी हुई तो कुंभ, महाकुंभ से हुई, जिसने हमें एक सिद्ध कर दिया कि हम आधुनिक तकनीक के साथ अगर मैनेजमेंट की क्षमता,
कोई रखता तो उत्तर प्रदेश है, और उसका हम लोग सफलतापूर्वक आयोजन भी किया। जहां एक और हमारे विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि धन की बर्बादी हो रहे हैं, वहां राजस्व के मामले में भी एक बहुत बड़ी धन की अर्जन टैक्सेशन के रूप में उस कार्यक्रम से हमें मिला। वो वही आंकड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कितना आ रहा है, जब आप आए थे तब कितना था, आने वाले समय में आप कितना सोच रहे हैं कि और अर्जित किया जा सकता है? असीमित संभावना है, चूंकि 166 करोड़ यदि लोग आए हैं, कितना ही कमजोर कोई व्यक्ति हो 5-10 हजार रुपया से कम खर्च करके नहीं आता एक यात्रा पे। 166 करोड़ का अगर 10,000 का औसत जोड़ लें, वैसे तो औसत बड़े लोग आप जैसे लोग तो मुझे लगता है कि सब लाखों में खर्च करके जाते होंगे, लेकिन 10,000 का भी अगर औसत गरीब से गरीब आदमी का मान लें तो 10,000 गुणा 166 करोड़ आप जो लो, उसका टैक्सेशन, उसकी इकोनॉमी पे प्रभाव, उसके अप्रत्यक्ष रूप से हमारे FDI जो विदेशी आए, ये सारी चीज़ें अगर जोड़ लें तो इतना हम लोग जो चिन्हित करके किए हैं, जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सारे उत्तर प्रदेश के विभाग मिलकर के, इसका एक चीज मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 2017 से अभी 27 नहीं आया, 9 साल के अंदर जो मैं कह रहा था शुरू में कि हमारा वो स्टेट था, बीमारू राज था, हमारा वो स्टेट था जब तनख्वाह देने के लिए ट्रेनिंग पैसे नहीं होते, तो वो आज सरप्लस रेवेन्यू स्टेट जो पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने ही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश आज खड़ा है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आज उत्तर प्रदेश सरप्लस रेवेन्यू स्टेट के रूप में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में खड़ा है, और हमारी इकोनॉमी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी प्रांतों में शामिल करते हुए यहाँ के दशा और दिशा बदलने का काम पूरा करेगी। चलिए, जो आपने कहा है ऐसा ही हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। फिलहाल चूंकि समय की कमी है, दरअसल कटौती आपके मंत्रिमंडल में नहीं होती है, हम लोग के समय में भी होती है, जिसका सबसे बड़ा शिकार मैं हुआ हूँ आज। तो इसलिए फिलहाल मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और मंच पर आमंत्रित करती हूँ मैं उदय सिन्हा जी को कि वे मंच पर पधारें और कार्यक्रम में हमारे आज सम्मानित अतिथिगण को हम सब की ओर से एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें। और लगातार तालियों के साथ concluding this prestigious session, ladies and gentlemen,